चलो भाई, तो आज हम लोग शुरू करेंगे अपना अगला चैप्टर जिसे हम कहते हैं ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। अब मजे की बात यह है कि इस चैप्टर में पहले 3 टॉपिक हुआ करते थे, यानी इस चैप्टर के 3 भाग हुआ करते थे। कौन कौन से 3 भाग थे? एक भाग था एबायोटिक फैक्टर्स, एबायोटिक फैक्टर्स। दूसरा भाग है इसका पॉपुलेशन, दूसरा भाग क्या है? पॉपुलेशन। और तीसरा भाग है इंटरैक्शन। इंटरैक्शन। अब नीट का जो सिलेबस आया है, किसका सिलेबस? नीट का जो सिलेबस आया है उसमें केवल दूसरे और तीसरे भाग को लिया गया है, पहले भाग को हटा दिया गया। तो जो भाग हटा दिया गया है उसको अभी कवर करने की आवश्यकता नहीं है, तो हम लोग सीधे आ जाएंगे दूसरे भाग पे और हेडिंग डालेंगे पॉपुलेशन। दूसरे भाग पे आ जाएंगे और हेडिंग डालेंगे पॉपुलेशन। हाँ बेटा, ऑर्गेनिज्म नहीं पढ़ना है ना, हटा दिया वो एबायोटिक फैक्टर्स, तो हेडिंग डालेंगे पॉपुलेशन। क्यों बातें हो रही भाई? चलो, हम लोग जब पढ़ने की कोशिश करते हैं कि पॉपुलेशन क्या होती है, जिसे हम लोग जनसंख्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जनसंख्या। जैसे अगर हम अपने शहर की जनसंख्या पूछें कि भोपाल की जनसंख्या क्या है, माइक बहुत परेशान कर रहा है। ये जो एक वाइब्रेशन आ रहा है ना, अब ठीक है? अब ठीक है। चलो, तो बोला गया कि हम पूछें अगर हमारे शहर की, भोपाल शहर की जनसंख्या क्या है, तो हो सकता है हमें एग्जैक्ट फिगर ना मालूम हो, लेकिन अगर हम एक औसत मान लेते हैं कि भोपाल की जनसंख्या, हम लोग जो पढ़ने में आते हैं, मान लेते हैं 20 लाख। हो सकता है 20 लाख से ज़्यादा भी हो सकता है 20 लाख से कम भी हो। कम है? नहीं तो बेटा जीके नहीं पढ़ना, हमें समझना है कॉन्सेप्ट को, हमें जनरल नॉलेज नहीं पढ़ना है। तो मान लीजिए कि भोपाल की जनसंख्या 20 लाख है, तो 20 लाख जनसंख्या वर्तमान समय में इंसानों की है ना, लेकिन इस शहर में गधे भी तो रहते होंगे, खच्चर भी रहते होंगे, है ना, अलग अलग तरह के जीव जंतु रहते हैं। तो ये जो 20 लाख जनसंख्या बोली, इसमें क्या सब आते हैं? नहीं, इसमें केवल मनुष्य आते हैं। तो मनुष्य की अलग जनसंख्या, गधों की अलग जनसंख्या। गधों के ऊपर एक कविता है, कभी किसी दिन सुनाऊंगा। नहीं, कविता तो है लेकिन हमको याद नहीं है, तो इसलिए नहीं सुना रहा हूं। इधर भी गधे हैं, उधर भी गधे हैं, जिधर देखते हैं गधे ही गधे हैं। किसी दिन पूरी सुनाऊंगा, चलो ध्यान से सुनो। तो अलग अलग प्रजाति की या अलग अलग प्रजाति के जीवों का जो समूह किसी स्थान पर किसी समय पर उपस्थित होता है, उसे वहां की जनसंख्या कहा जाता है। जैसे हमने बोला कि 20 लाख जनसंख्या भोपाल की है,
तो ये मनुष्यों की जनसंख्या है और इस वर्ष वर्तमान समय की जनसंख्या है। क्या 20 साल पहले भी यही जनसंख्या रही होगी? नहीं, तब कम रही होगी। क्या 20 साल बाद भी यही जनसंख्या रहेगी? मुझे नहीं मालूम, लेकिन यही तो नहीं रहेगी। हो सकता है कम होगी, हो सकता है ज्यादा होगी, लेकिन जो वर्तमान में है, तो यानी जनसंख्या किस पर निर्भर करती है? प्रजाति पर निर्भर करती है, समय पर निर्भर करती है, स्थान पर निर्भर करती है। तो एक निश्चित प्रजाति, या बोला जाए एक ही प्रजाति के, बट एक समय पर एक स्थान पर एक ही प्रजाति के उपस्थित जीवों की संख्या को पॉपुलेशन या जनसंख्या कहते हैं। तो लिखो, एक निश्चित समय पर एक स्थान पर एक निश्चित समय पर एक स्थान पर उपस्थित एक ही प्रजाति के जीवों के समूह को जनसंख्या कहा जाता है। को जनसंख्या या ब्रैकेट में लिखना पॉपुलेशन कहा जाता है, जनसंख्या कहा जाता है। लेकिन मैंने बोला कि मनुष्य की जनसंख्या यहाँ क्या है? 20 लाख। अलग अलग प्रजाति के जीवों की जनसंख्या अलग अलग होगी, तो यानी एक स्थान पर एक से ज्यादा जनसंख्या उपस्थित है। एक स्थान पर एक से ज्यादा जनसंख्या उपस्थित है, तो इन सभी जनसंख्याओं का जो समूह होगा, यानी एक से अधिक जनसंख्या का जो समूह होगा, उसे कहते हैं कम्युनिटी या समाज। क्या बोलते हैं? कम्युनिटी या समाज। तो अगला पॉइंट लिखो, हेडिंग छोटी सी, कम्युनिटी। छोटी सी हेडिंग लिखो, कम्युनिटी। कम्युनिटी लिखो, एक से अधिक जनसंख्या का समूह, एक से अधिक जनसंख्या का समूह, एक से अधिक जनसंख्या का समूह कम्युनिटी कहलाता है। तो कौन बड़ा हो गया? पॉपुलेशन बड़ा है या कम्युनिटी? कौन बड़ा है? कम्युनिटी। ठीक है। अब जिस स्थान पर बहुत सारी कम्युनिटी उपस्थित हो, कोई ऐसा स्थान होगा जहां बहुत सारी कम्युनिटी उपस्थित हो, उसे कहेंगे इकोसिस्टम। क्या कहेंगे? और ऐसा स्थान जहां बहुत सारे इकोसिस्टम उपस्थित हो, उसे कहेंगे बायोम। क्या कहेंगे? तो बायोम कहा जाता है एक बहुत बड़े इकोसिस्टम को। कितना बड़ा? बहुत बड़ा। जैसे मान लो महासागर एक बायोम है, महाद्वीप बायोम है, रेगिस्तान बायोम है। उसमें छोटे छोटे कई इकोसिस्टम होंगे, और हर एक इकोसिस्टम में छोटे छोटे कई कम्युनिटी, और कम्युनिटी में कई। तो पॉपुलेशन से बड़ा कौन? कम्युनिटी। कम्युनिटी से बड़ा कौन? इकोसिस्टम। इकोसिस्टम से बड़ा कौन? बायोम। और उससे बड़ा लिखो कि कई कम्युनिटी के समूह को इकोसिस्टम कहा जाता है। कई कम्युनिटी के समूह को इकोसिस्टम कहा जाता है। हालांकि इकोसिस्टम की और भी परिभाषाएं हैं, जो आप जब इकोसिस्टम चैप्टर पढ़ेंगे तो मैं तुलना के रूप में बता रहा हूं कि पॉपुलेशन से बड़ा कम्युनिटी, कम्युनिटी से बड़ा इकोसिस्टम। अगला पॉइंट लिखो, एक ऐसा स्थान जहां बहुत सारे इकोसिस्टम उपस्थित हों। एक ऐसा स्थान जहां बहुत सारे इकोसिस्टम उपस्थित हों, जहां बहुत सारे इकोसिस्टम उपस्थित हों, उसे बायोम कहते हैं।
जहाँ बहुत सारे इकोसिस्टम उपस्थित हों उसे बायोम कहते हैं। जहाँ बहुत सारे इकोसिस्टम उपस्थित हों उसे बायोम कहते हैं। क्या कहा जाता है? बायोम। उदाहरण लिख लो, महासागर, पर्वत श्रृंखला, द्वीप। महासागर, पर्वत श्रृंखला, द्वीप, रेगिस्तान इत्यादि। महासागर, पर्वत श्रृंखला, द्वीप, रेगिस्तान इत्यादि। द्वीप, रेगिस्तान इत्यादि। ठीक है। क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? बायोम। लिखो पॉपुलेशन के कुछ उदाहरण। अब कुछ उदाहरण एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं, हमें वो उदाहरण बहुत महत्वपूर्ण है उनको लिखना। पॉपुलेशन के कुछ उदाहरण। पॉपुलेशन के कुछ उदाहरण। नंबर 1, किसी जलीय क्षेत्र में उपस्थित, किसी जलीय क्षेत्र, ब्रैकेट में लिखना वेटलैंड, किसी जलीय क्षेत्र, ब्रैकेट में लिखना वेटलैंड, जलीय क्षेत्र वेटलैंड में उपस्थित सभी कॉर्मोरेंट की संख्या, सभी कॉर्मोरेंट, कॉर्मोरेंट ब्रैकेट में लिखना पक्षी। कॉर्मोरेंट एक विशेष प्रकार का पक्षी होता है। जलीय क्षेत्र में उपस्थित सभी कॉर्मोरेंट की संख्या। अब जलीय क्षेत्र किसको कह रहे हैं? ऐसा जलीय क्षेत्र का मतलब यानी वेटलैंड। वेटलैंड के लिए हिंदी में कोई विशेष शब्द नहीं है। जैसे मान लो कोई बहुत बड़ा झील है या तालाब है, तो उसका जो किनारे वाला एरिया होगा, किनारे वाला भाग होगा, जहां बारिश के समय जब झील का जलस्तर बढ़ेगा तो वो एरिया पानी में डूब जाता होगा। गर्मी के समय जब पानी का स्तर कम होगा तो वो एरिया सूख जाता होगा। तो वो उस एरिया को क्या बोलते हैं? वेटलैंड। उसके लिए और भी शब्द हैं, लेकिन ऐसा क्षेत्र जहां कम गहराई वाला पानी लंबे समय तक उपस्थित रहे उसे कहा जाता है वेटलैंड। तो वहाँ पक्षी पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ कीट वगैरह रहते हैं तो उनको खाते हैं, इसलिए कॉर्मोरेंट वहाँ पर पाए जाते हैं। तो कॉर्मोरेंट की संख्या क्या कहलाती है? एक उदाहरण है पॉपुलेशन का। दूसरा उदाहरण लिखो, किसी पुरानी खदान में, किसी पुरानी खदान में उपस्थित चूहों की संख्या, किसी पुरानी खदान में उपस्थित चूहों की संख्या, किसी पुरानी खदान में उपस्थित चूहों की संख्या। उदाहरण 3 लिखो। जंगल में उपस्थित, जंगल में उपस्थित टीक वुड ट्रीज, जंगल में उपस्थित टीक वुड ट्रीज। उदाहरण 4 लिखो, किसी जलाशय में उपस्थित, किसी जलाशय में उपस्थित कमल के पौधों का समूह, किसी जलाशय में उपस्थित कमल के पौधों का समूह। अगला उदाहरण, किसी जलाशय में उपस्थित कमल के पौधों का समूह। कितने उदाहरण हो गए? 4। 5वां लिखो कि कल्चर प्लेट में उपस्थित, कल्चर प्लेट में उपस्थित बैक्टीरिया, कल्चर प्लेट में उपस्थित बैक्टीरिया।
कल्चर प्लेट में उपस्थित बैक्टीरिया। ये 5 उदाहरण हैं जो एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं। अगली हेडिंग डालो छोटी सी, पॉपुलेशन इकोलॉजी। ध्यान से सुनो, यदि हम किसी प्रजाति के पॉपुलेशन जेनेटिक्स और उसके क्रमिक विकास का संयुक्त रूप से अध्ययन करते हैं तो उसे कहा जाता है पॉपुलेशन इकोलॉजी। लिखो, यदि किसी प्रजाति के पॉपुलेशन जेनेटिक्स, यदि किसी प्रजाति के पॉपुलेशन जेनेटिक्स को उसके इवोल्यूशन से जोड़कर, पॉपुलेशन जेनेटिक्स को उसके इवोल्यूशन से जोड़कर उनका संयुक्त रूप से अध्ययन करते हैं, उनका संयुक्त रूप से अध्ययन करते हैं, उनका संयुक्त रूप से अध्ययन करते हैं तो उसे पॉपुलेशन इकोलॉजी कहा जाता है। तो उसे पॉपुलेशन इकोलॉजी कहा जाता है। तो उसे पॉपुलेशन इकोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो है परिभाषा पूछी जाती है कि पॉपुलेशन इकोलॉजी का क्या मतलब है। अब कोई भी जनसंख्या है तो उस जनसंख्या के निर्माण करने में, यानी जैसा उस जनसंख्या का स्वरूप है उसके स्वरूप को बनाने में कुछ महत्वपूर्ण घटक हैं जो भाग लेते हैं, और उन महत्वपूर्ण घटकों को पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स, यानी जनसंख्या के घटक। तो लिखो, किसी भी जनसंख्या के स्वरूप, किसी भी जनसंख्या के स्वरूप को बनाने में, किसी भी जनसंख्या के स्वरूप को बनाने में कुछ घटक भाग लेते हैं। कुछ घटक भाग लेते हैं जिन्हें पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स कहते हैं। कुछ घटक भाग लेते हैं जिन्हें पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स कहते हैं। कुछ घटक भाग लेते हैं जिन्हें पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स कहते हैं, जिन्हें पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स कहते हैं। क्या कहा जाता है? पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स। ठीक है, ये 5 प्रकार के होते हैं। ये 5 प्रकार के होते हैं। पांचों के नाम लिख लो। बर्थ रेट, डेथ रेट, सेक्स रेशियो, एज पिरामिड और पॉपुलेशन डेंसिटी। ये 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे बर्थ रेट की, जिसे जन्म दर कहा जाता है। सबसे पहले बात करेंगे
बर्थ रेट। बर्थ रेट को 3 शब्दों में परिभाषित किया जाता है। बर्थ पर कैपिटा। पर कैपिटा मतलब समझो कि किसी भी जनसंख्या में जितने जीवों का जन्म हो रहा है और उस जनसंख्या में जितने लोग मौजूद हैं, जितने व्यक्ति, जितने जीव उपस्थित हैं, तो प्रति व्यक्ति के अनुपात में जिस स्तर से जनसंख्या में जन्म हो रहा है उसे कहते हैं क्या? बर्थ पर कैपिटा। पर कैपिटा का मतलब समझो, जैसे हम लोग बोलते हैं भारत की प्रति व्यक्ति आय, बोलते हैं क्या? भारत की प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय मतलब इनकम पर कैपिटा, कि भारत में जितना पैसा है वो पैसा सब में बराबर बराबर बांटा जाए। मैं 15 लाख की बात नहीं कर रहा हूँ, है ना। भारत में जितना पैसा है वो पैसा अगर सभी में बराबर बराबर बांटा जाए तो प्रति व्यक्ति को हर महीने 15,000 रुपये मिलेंगे। तो भारत में जितना पैसा है उसको जब बराबर रूप से बांटा गया तो प्रति व्यक्ति आय निकली। प्रति व्यक्ति आय क्या आई? 15,000 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति महीना। क्या तुमको 15,000 रुपये मिले? क्या नहीं मिले ना, क्योंकि जितना पैसा है उसमें से 98% पैसा 2% लोगों के पास है और 2% पैसा 98% लोगों के पास है। तो हमारे पास, तुम्हारे पास कुछ नहीं है ना, तुम्हारे पास कुछ है ना हमारे पास कुछ है, ठीक है, कुछ नहीं है सब। तो प्रति व्यक्ति जितना महीने की आय होगी उसे कहा जाएगा इनकम पर कैपिटा। वैसे ही जनसंख्या में प्रति व्यक्ति जो जन्म का अनुपात निर्धारित होगा उसे कहा जाएगा बर्थ पर कैपिटा। तो लिखो कि किसी भी जनसंख्या में प्रति व्यक्ति जन्म के अनुपात को बर्थ पर कैपिटा या बर्थ रेट, अनुपात को बर्थ पर कैपिटा या बर्थ रेट कहा जाता है। बर्थ पर कैपिटा या बर्थ रेट कहा जाता है। उदाहरण, अब इसका उदाहरण समझो। लिखो किसी वर्ष किसी जलाशय में कमल के 20 पौधे उपस्थित थे। कमल के 20 पौधे उपस्थित थे तथा जनन क्रिया से एक वर्ष में 8 नए पौधे, जनन क्रिया से एक वर्ष में 8 नए पौधे विकसित हुए। 8 नए पौधे विकसित हुए। कितने पौधे विकसित हुए? 8। ठीक है, तो उसकी जन्म दर क्या होगी? अब जन्म दर का एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? कि जनसंख्या वृद्धि अपॉन पुरानी जनसंख्या प्रति व्यक्ति प्रति इकाई समय। लिखो कि जन्म दर बराबर
जन्म दर बराबर लिखो जनसंख्या वृद्धि, जन्म दर बराबर लिखो जनसंख्या वृद्धि अपॉन पुरानी जनसंख्या प्रति व्यक्ति प्रति इकाई समय। प्रति व्यक्ति प्रति इकाई समय। तो ये बताओ कि एक साल में कितनी जनसंख्या बढ़ी है? 8। पुरानी जनसंख्या कितनी थी? 20। आया क्या? 0.4 पर इंडिविजुअल यानी लोटस प्लांट पर टाइम कितना है? 1 साल का। तो जनसंख्या का बर्थ रेट आ गया कितना? 0.4 प्रति पौधा प्रति वर्ष। लिख लो 8/20 बराबर 0.4 प्रति पौधा प्रति वर्ष। प्रति पौधा प्रति वर्ष। प्रति पौधा प्रति वर्ष। ठीक है, ये सब थोड़ा सा टेक्निकल जा रहा है लेकिन सिंपल है, एक आध बार पढ़ोगे समझ में आ जाएगा, कुछ ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है इसमें। तो जैसे ये हो गया बर्थ पर कैपिटा कि प्रति व्यक्ति के अनुपात में कितना जन्म हुआ, उसे कहते हैं बर्थ पर कैपिटा। ऐसे ही हो गया डेथ पर कैपिटा, प्रति व्यक्ति के अनुपात में कितनी मृत्यु हुई एक निश्चित समय में, उसे कहेंगे डेथ पर कैपिटा। तो अगला आ जाओ डेथ रेट। डेथ रेट या मृत्यु दर। देखो प्रति जीव के अनुपात में, प्रति जीव के अनुपात में एक निश्चित समय में हुई मृत्यु प्रति जीव के अनुपात में एक निश्चित समय में हुई मृत्यु। उदाहरण, एक निश्चित समय में हुई मृत्यु। उदाहरण लिखो कि किसी प्रयोगशाला में 40 फ्रूट फ्लाई, किसी प्रयोगशाला में 40 फ्रूट फ्लाई। फ्रूट फ्लाई का क्या नाम है भाई? क्या नाम है? नहीं कुछ और बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे? हाँ, फल मक्खी, ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर। बोले फ्रूट मतलब फल, फ्लाई मतलब मक्खी, फल मक्खी। ये लिखा हुआ एग्जाम में नहीं आएगा, एग्जाम में लिखा हुआ आएगा ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर। ये क्रॉसिंग और लिंकेज में आपने पढ़ा होगा, है ना? हाँ, उसी में आता है। किसने किया था ये एक्सपेरिमेंट? मॉर्गन ने। हाँ, मॉर्गन ने किया था। तो हम बात कर रहे हैं कि किसी प्रयोगशाला में 40 फ्रूट फ्लाई उपस्थित हैं और एक हफ्ते में 4 फ्रूट फ्लाई की मृत्यु हो गई। तो लिख लो इनमें से 4 फ्रूट फ्लाई की मृत्यु, इनमें से 4 फ्रूट फ्लाई की मृत्यु, इनमें से 4 फ्रूट फ्लाई की मृत्यु एक हफ्ते में पाई गई। तो वहां मृत्यु दर क्या होगी? तो
तो वहां मृत्यु दर क्या होगी, क्या फॉर्मूला आएगा, मृत्यु की संख्या अपॉन पुरानी जनसंख्या प्रति व्यक्ति प्रति इकाई समय। लिख लो। मृत्यु की संख्या नंबर ऑफ डेथ अपॉन पुरानी जनसंख्या, ओल्ड पॉपुलेशन। तो क्या आया इसमें, 4/40 बराबर 0.1 डेथ पर फ्रूट फ्लाई पर वीक। 4/40 यानी 0.1 डेथ पर फ्रूट फ्लाई पर वीक, क्योंकि ये जो आंकड़ा है ये कितने समय का आंकड़ा है, 1 हफ्ते का। इससे पहले वाला जो था वो 1 वर्ष का था। तो कितने समय में हम मृत्यु या जन्म की बात कर रहे हैं उसे कहते हैं प्रति इकाई समय। अगला हेडिंग डालो, सेक्स रेशियो, लिंग अनुपात। अब ये बोला गया है कि वैसे सेक्स रेशियो 2 तरीके से इसका आकलन किया जाता है। एक जो तरीका एनसीईआरटी में लिखा है कि किसी भी जनसंख्या में अलग अलग लैंगिक लक्षणों वाले जीवों की कितनी प्रतिशत मात्रा उपस्थित है। तो किसी भी जनसंख्या में नर कितने हैं उनकी प्रतिशत मात्रा, मादा कितने हैं उनकी प्रतिशत मात्रा को क्या कहा जाता है, सेक्स रेशियो। और इसका एक उदाहरण एनसीईआरटी में लिखा है कि जो पोल्ट्री पक्षी होते हैं उनकी किसी भी जनसंख्या में नर का अनुपात कम होता है और मादा का अनुपात ज़्यादा होता है। सामान्यतः नर का अनुपात 40% पाया जाता है और मादा का अनुपात 60% पाया जाता है। तो लिखो कि किसी भी जनसंख्या में अलग अलग लैंगिक लक्षणों वाले जीवों का किसी भी जनसंख्या में अलग अलग लैंगिक लक्षणों वाले जीवों का प्रतिशत अनुपात, अलग अलग लैंगिक लक्षणों वाले जीवों का प्रतिशत अनुपात, अलग अलग लैंगिक लक्षणों वाले जीवों का प्रतिशत अनुपात, लैंगिक लक्षणों वाले जीवों का प्रतिशत अनुपात सेक्स रेशियो कहलाता है। सेक्स रेशियो कहलाता है। उदाहरण पोल्ट्री पक्षियों, पोल्ट्री जानते हो, पोल्ट्री नाम सुना है कि नहीं? ऐसे पक्षी जिनका पालन किया जाता है आर्थिक लाभ के लिए उन्हें कहा जाता है पोल्ट्री बर्ड्स। उसमें हैन भी आते हैं, बत्तख भी आते हैं, मोर भी आते हैं, ऑस्ट्रिच भी आते हैं, केवल भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, टर्की भी आते हैं। तो ऐसे जितने भी पक्षी हैं जिनका पालन किया जाता है आर्थिक लाभ के लिए उन्हें पोल्ट्री बर्ड्स कहा जाता है। बटेर भी आते हैं, बटेर जानते हो, कोयल, तीतर, हाँ तीतर मालूम होगा, तीतर को ही बटेर बोलते हैं, दोनों एक ही जैसे हैं, अलग अलग होते हैं। हाँ तुम्हें ज़्यादा मालूम होगा, मुझको दोनों एक ही जैसे दिखते हैं, अलग अलग होते हैं, चलो मान रहे, लेकिन दोनों लगभग एक जैसे पक्षी हैं। बटेर वटेर हैं इधर कहीं, तुम्हारे गांव साइड हैं? चलो आते हैं एक दिन, बनाओ बटेर। उनको ठंड में मजा आता है खाने में, है ना।
अब तो ठंड जा रही है ना। बटेर और क्या क्या होता है भाई? मछली, कबूतर, जंगली मुर्गा, कॉकरेल, ये देखो बोल रहा है कॉकरेल। रिकॉर्डिंग पे चल रहा है, कुछ भी मत बोलो। जैसे एक मैं बता रहा हूँ, कुछ लोग जंगली पशुओं का शिकार करते हैं और खा जाते हैं। अब मैं तुमको एक बात बता दे रहा हूँ, ये बात सुन के ना थोड़ा भविष्य में ध्यान रहेगा। लोग जंगली पशुओं को, जैसे अब मध्य प्रदेश तो क्या है, पूरा वन से घिरा हुआ क्षेत्र है, कहीं कहीं शहर है, अधिकांश भाग तो क्या है, जंगल है। तो जंगल में कई लोग का गांव भी जंगल के बगल में रहता है, तो लोग मौका मिलता है तो शिकार कर देते हैं जंगली जानवरों का। अब जो हिरन वगैरह है, ये संरक्षित प्रजातियां हैं, इनका शिकार करना, वैसे तो सभी का शिकार करना जंगली जानवरों का प्रतिबंधित है, जो हम लोग बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन में देखेंगे, लेकिन हिरन वगैरह का ज़्यादा प्रतिबंधित है। अब होता क्या है कि कहीं कोई हिरन का शिकार कर ले, और सलमान खान का तो केस समझ में आया ही होगा। नहीं, सलमान खान के केस की मैं, उनकी मूर्खता की अलग पराकाष्ठा है, उसको लेकर हम लोग बात करेंगे। इसे कहते हैं ना, पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी होता है। अगर वो थोड़े से पढ़े लिखे होते तो इस पचड़े में नहीं फंसते, इसीलिए पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी होता है। तो बताऊंगा मैं तुमको। तो अगर मान लो किसी ने हिरन का शिकार कर लिया और खावा लिया, और कहीं से पता चल गया कि ये व्यक्ति ने 4 दिन पहले जो है हिरन का शिकार किया था, और उसका ब्लड सैंपल ले लेते हैं। ब्लड सैंपल में लगभग 1 महीने तक ऐसे प्रोटीन उपस्थित रहते हैं जो इस बात की पुष्टि कर देते हैं कि इन्होंने 1 महीने के अंदर किस जानवर का मांस खाया है ना। तो सतर्कता जरूरी है। तो ऐसा केस आया, मैं बता रहा हूं। अब घर में ही लोग हैं हमारे, जो जांच वांच में आता है, कहीं इधर एक ने हिरन का शिकार किया, अब उसकी जांच आई तो पुलिस के पास जांच गई, तो मैंने कहा यार पता कैसे? बोले कि 10 दिन पहले जो है इन्होंने हिरन का शिकार किया और उसको मार वार के खा गए, उसकी हड्डियों को जमीन में कहीं गड्ढा वड्ढा करके गाड़ दिया था। अब हड्डियां मिली तो डीएनए टेस्ट हुआ कि ये हड्डी किसकी है, और डीएनए टेस्ट हुआ तो पता चल गया कि ये हिरन है। तो भाई किसने खाया? तो किसी एक ने वहां जो है बता दिया ये थे। अब कैसे प्रूफ करोगे कि इन्होंने शिकार किया? तो उनका ब्लड सैंपल लिया गया 15 दिन बाद, लगभग 10 से 15 दिन बाद ब्लड सैंपल लेके उसकी जांच हुई, तो ब्लड में ऐसे प्रोटीन मिले जो केवल एक विशेष प्रजाति के हिरन या जीव को खाने से वो प्रोटीन शरीर में पहुंचते हैं। उससे पता चल गया। नॉन बेलेबल क्राइम है, जमानत नहीं होती है, ठीक है? तो ऐसी गलती करना मत। अनस नहीं, मैंने ये बताया तो कुछ लोगों के चेहरे की हवाइयां उड़ गई हैं। हाँ, इसी अब सलमान खान वाले केस में क्या हुआ, ध्यान से सुनो। सलमान खान ने काला हिरन मारा, ऐसा कहा जाता है, मैं भी मानता हूं मारा होगा। आदमी जब सुपरस्टार बनता है तो जमीन से 2 फीट ऊपर उड़ने लगता है, बिना पंखों के ही हवा में रहता है। अब उन्होंने शिकार किया जोधपुर में। कहाँ शिकार किया? जोधपुर में। और मैं बता दूं, पूरी दुनिया में ये जो क्षेत्र है, जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर, नागौर, ये जो 4 जिलों का क्षेत्र है, इस क्षेत्र में एक विशेष समुदाय निवास करता है जिसे बोलते हैं बिश्नोई।
क्या बोलते हैं, बिश्नोई। और बिश्नोई समाज जो है वो दो ऐसे जीव हैं जिनकी पूजा करते हैं। एक शमी का वृक्ष, शमी जानते हो, उसको खेजड़ी भी बोला जाता है राजस्थान की, खेजड़ी का वृक्ष। और दूसरा काला हिरण। एक वो पूजा करते हैं खेजड़ी के वृक्ष की और दूसरा पूजा करते हैं काले हिरण की। और तुमने पूरी दुनिया में वही क्षेत्र में काला हिरण मारा जहां उसकी पूजा होती। तुम कहीं और किसी देश में अपने कहीं और कर दिए होते। अब यही है ना, मालूम होना चाहिए ना, पढ़ा लिखा होना कि भाई यहाँ क्या है। आप किसी भी ऐसे जगह पे जाओ जहां पर किसी जीव की आध्यात्मिक महत्व उसका बहुत अधिक है और वहां आप उसे हानि पहुंचाओ तो लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचेगी, एकदम पहुंचेगी, पहुंच गई है। और ठेस की जो ठेस पहुंची है उसकी प्रतिक्रिया भी कहां कहां तक पहुंची है ये भी तुम लोग को मालूम होगा, है ना। चल रहा है मीडिया में कुछ लॉरेंस कुछ ऐसा है ना। तो भाई तो इसलिए जो है ना वो, ये बात है 97 की। कब की बात है, मेरे ख्याल से 97-98 की बात है। 2003 में तो लगभग उसने वो एक गाड़ी चढ़ाई थी उसके ऊपर, है ना। ये कांडी लोग हैं, क्या है ये, कांड करते रहते हैं। चलो, तो हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, कि जो पोल्ट्री पक्षी होते हैं उनकी किसी भी जनसंख्या में नर का प्रतिशत अनुपात कम होता है और मादा का प्रतिशत अनुपात ज्यादा होता है। तो क्या लिखा अपन ने उदाहरण में, पोल्ट्री बर्ड्स, पोल्ट्री पक्षियों की जनसंख्या में, लिखो पोल्ट्री पक्षियों की जनसंख्या में, पोल्ट्री पक्षियों की जनसंख्या में पोल्ट्री पक्षियों की जनसंख्या में मादा का प्रतिशत अनुपात 60%, मादा का प्रतिशत अनुपात 60% तथा नर का 40% अनुपात पाया जाता है, तथा नर का 40% अनुपात पाया जाता है। नर का कितना अनुपात है, 40%। अगला आते हैं एज पिरामिड। अगली हेडिंग डालो, एज पिरामिड। आज बातें बहुत कर रहे हो तुम लोग, हैं? एज पिरामिड ध्यान से सुनो। किसी भी जनसंख्या में अलग अलग आयु वर्ग के जीव पाए जाते हैं और अलग अलग आयु वर्ग के जीवों के प्रतिशत को यदि ग्राफ के रूप में प्राप्त किया जाए तो हमें पिरामिड मिलता है और उसे हम क्या कहते हैं, एज पिरामिड।
ये एज पिरामिड बताता है किसी एक जनसंख्या में किस आयु वर्ग के कितने प्रतिशत लोग हैं, दूसरे आयु वर्ग के कितने प्रतिशत लोग हैं और अलग आयु वर्ग के कितने प्रतिशत लोग हैं। तो लिखो कि किसी जनसंख्या में उपस्थित विभिन्न आयु वर्ग के, किसी जनसंख्या में उपस्थित विभिन्न आयु वर्ग के, किसी जनसंख्या में उपस्थित विभिन्न आयु वर्ग के, किसी जनसंख्या में उपस्थित विभिन्न आयु वर्ग के जीवों की प्रतिशत मात्रा, जीवों की प्रतिशत मात्रा का ग्राफ, जीवों की प्रतिशत मात्रा का ग्राफ एज पिरामिड कहलाता है, एज पिरामिड कहलाता है, एज पिरामिड कहलाता है। अगला पॉइंट, इसके आधार पर किसी भी जनसंख्या में, इसके आधार पर किसी भी जनसंख्या में 3 आयु वर्ग के जीव पाए जाते हैं, किसी भी जनसंख्या में 3 आयु वर्ग के जीव पाए जाते हैं, किसी भी जनसंख्या में 3 आयु वर्ग के जीव पाए जाते हैं। नंबर 1, नंबर 1 प्री रिप्रोडक्टिव एज, दूसरा रिप्रोडक्टिव एज और तीसरा पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज। प्री रिप्रोडक्टिव एज और पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज। प्री रिप्रोडक्टिव एज और पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज। पहली हेडिंग डालो प्री रिप्रोडक्टिव एज। लिखो, इस वर्ग में वे जीव आते हैं, इस वर्ग में वे जीव आते हैं जिनमें अभी जनन क्रिया प्रारंभ नहीं हुई है। इस वर्ग में वे जीव आते हैं जिनमें अभी जनन क्रिया प्रारंभ नहीं हुई है। ब्रैकेट में लिखना शिशु अवस्था, जिनमें अभी जनन क्रिया प्रारंभ नहीं हुई है। ब्रैकेट में लिखना शिशु अवस्था। दूसरा लिखो रिप्रोडक्टिव एज। रिप्रोडक्टिव एज लिखो, उस आयु वर्ग के जीव, उस आयु वर्ग के जीव जिनमें सक्रिय रूप से जनन क्रिया पाई जाती है। उस आयु वर्ग के जीव जिनमें सक्रिय रूप से जनन क्रिया पाई जाती है, जिनमें सक्रिय रूप से जनन क्रिया पाई जाती है तथा ये जनसंख्या को बढ़ाने के लिए, तथा ये जनसंख्या को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार हैं। जनसंख्या को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार हैं। तीसरा लिखो पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज। तीसरा है पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज। लिखो, उस आयु वर्ग के जीव जिनमें, उस आयु वर्ग के जीव जिनमें जनन क्षमता समाप्त हो चुकी है। उस आयु वर्ग के जीव जिनमें जनन क्षमता समाप्त हो चुकी है। लिखो अगला पॉइंट, इन तीनों वर्ग की प्रतिशत मात्रा, इन तीनों वर्ग की प्रतिशत मात्रा
इन तीनों वर्ग की प्रतिशत मात्रा ये दर्शाती है कि जनसंख्या बढ़ रही है, कॉमा घट रही है या स्थिर है। कि जनसंख्या बढ़ रही है, कॉमा घट रही है या स्थिर है। उदाहरण, उदाहरण एक लिखो, अपराइट पिरामिड। अगर पिरामिड सीधा मिले, जिसमें निचले स्तर पे होता है प्री रिप्रोडक्टिव एज, उसके ऊपर रिप्रोडक्टिव एज और उसके ऊपर पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज, ये 1, ये 2 और ये 3। तो अब ये बताओ, ये जनसंख्या घट रही है, स्थिर है या बढ़ रही है? ये हो गए बुढ़े, ये जवान लोग, ये बच्चे। तो आज ध्यान से सुनो, आज जो प्री रिप्रोडक्टिव एज है, आने वाले समय में वो किस में पहुंच जाएंगे? रिप्रोडक्टिव एज। यानी आने वाले समय में ये जनसंख्या क्या हो रही है? और ज्यादा बढ़ रही है। तो इसे बोलेंगे क्या? बढ़ती हुई जनसंख्या, एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन। आया समझ में? नहीं आया? हाँ, इनको देखोगे ऊपर से, ये तो कुछ देर में ऊपर चले जाएंगे, जो यहां है वो ऊपर आ जाएंगे, और जो प्री रिप्रोडक्टिव एज है वो कुछ समय बाद कहां आ जाएगी? रिप्रोडक्टिव एज में। तो रिप्रोडक्टिव एज की संख्या बढ़ेगी, और जनसंख्या को बढ़ाने के लिए कौन भाग ले रहा है? तो यानी ये जनसंख्या क्या हो रही है? बढ़ रही है। लिखो, एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन। दूसरा बताओ भाई, दूसरा। दूसरा है इन्वर्टेड पिरामिड। इस जनसंख्या में बुढ़े ज्यादा हैं। इस जनसंख्या में बुढ़ों की संख्या ज्यादा है, और बाल्यावस्था यानी शिशु अवस्था के जीवों की संख्या कम है। तो आने वाले समय में रिप्रोडक्टिव एज वाले लोगों की संख्या क्या हो जाएगी? कम होगी। यानी ये जनसंख्या घट रही है। जनसंख्या क्या हो रही है? घट रही है। तीसरा एक ऐसा मिलेगा, इसमें बताओ भाई क्या हो रहा है? इसमें भी जनसंख्या घट रही है। कैसे? यहां से देखो, रिप्रोडक्टिव एज और प्री रिप्रोडक्टिव एज में। इसमें बुढ़ों को भूल जाओ,
आज जो रिप्रोडक्टिव एज है वो कुछ समय बाद किस में पहुंच जाएंगे? पोस्ट में। और आज जो प्री रिप्रोडक्टिव एज है वो कुछ समय बाद किस में आ जाएंगे? रिप्रोडक्टिव में, जिनकी संख्या कम होगी। तो तुलना किसके किसके बीच करनी है? प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव। तो ये भी क्या है? डिक्लाइन है। चलो एक और बताओ भाई। क्या है ये जनसंख्या? स्थिर है, यानी स्टेबल। इसको मिटा दें। 4 हो गए। पांचवा देखो, पांचवा कभी कभी पूछा जाता है, बेल शेप पिरामिड पूछा जाता है कि बेल शेप पिरामिड मिलेगा तो कैसा होगा? बेल शेप पिरामिड, क्या बताओगे? बेल शेप पिरामिड भी क्या है? स्टेबल है। और अगर पूछ दिया अर्न शेप, अर्न शेप यानी कलश, मटका, घड़ा, लोटा या कलश, सबका आकार बताओ भाई। इसमें देखो रिप्रोडक्टिव एज के जीवों की संख्या अधिक है और प्री रिप्रोडक्टिव की संख्या कम हो रही है, यानी ये भी क्या है? डिक्लाइन। एनसीईआरटी में 3 ही डायग्राम दिए हैं, हमने 6 बता दिए, तो 3 और ध्यान में रखना है। ठीक है, अब आ जाओ 5वें भाग पे। 5वां एट्रीब्यूट जिसे हम लोग कह रहे हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। बना लिया? मिटा दूं? आज कुछ लोग छुट्टी पे दिख रहे हैं, क्या कुछ विशेष क्या आज? सरकारी छुट्टी है आज? क्या है? रविदास जयंती है? अच्छा, पूर्णिमा भी है? कौन सी पूर्णिमा बोलते हैं इसको? माघ पूर्णिमा? रविदास जयंती है इसलिए आज गेस्टेड छुट्टी है। ये कौन से गेस्टेड ऑफिसर हैं? राजपत्रित अधिकारी हैं क्या? कि नहीं आज गेस्टेड छुट्टी है?
कि राजपत्रित अधिकारी से राजपत्रित चपरासी बन जाएंगे। जो लोग छुट्टी मारे हो ना बेटा, ध्यान से सुन लो, तुम ही से बात कर रहा हूं। हाँ बेटा, कुछ संदेश देना तुम लोगों को तो बताओ, हम दे दे संदेश। भगवान तुम्हारा भला करे। भगवान भला कर रहा है ना। तो जो लोग छुट्टी मार रहे हैं बिना कारण के, हाँ कोई कारण है, कोई डॉक्यूमेंट बनवाने गए हो तहसील में, इधर उधर आधार केंद्र में गए हो, ठीक है छुट्टी मार लो कोई। बिना, अब सरकारी छुट्टी तो कुछ नहीं होगा वहां भी, क्या करने का भाई। कौन सा दिन है आज? अरे वो तो हमको मालूम है, और एक चल रहा है ना कुछ, कौन सा टेडी कल था, आज कौन सा है? हाँ, जितना तुम लोग ना ऐसा जो वार्षिक दिवस मनाने गए हो, चलो आगे बढ़ते हैं। कल से हम छुट्टी पे हैं 2 दिन। गलत समझ रहे तुम लोग। अरे जा रहे हैं कुंभ, थोड़ा धुल आए, बहुत हो गया, पहुंच नहीं पा रहे लोग। देखो अब कहानी ये है कि जो लोग नहीं पहुंच पा रहे तो उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। तो लोग जाने के लिए कौन सा रास्ता लेते हैं? गूगल वाला हाईवे, इट्स हाईवे और माई वे है ना। हम वहाँ के स्थानीय नागरिक हैं बेटा, हमको मालूम है कौन से गांव हो के जाना है। तो जो छुपे वाले रास्ते होते ना भाई, तुम अपने क्षेत्र के होगे ना शेर, कि कहीं अगर पुलिस चेकिंग कर रही, तुमको मालूम है कि किस गांव के रास्ते से हम बाइक लेके घुसेंगे कि पुलिस भी नहीं पकड़ पाएगी, है ना। तो वही है, हम तुमको बता रहे हैं अगर जाना। क्यों बताऊं? जाने का रास्ता तो है, आने का खाली है, जाने वाले मेन भीड़ है। पूछो सर कैसे जाऊं, तो अगर भोपाल से जाना हो, साफ रास्ता बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। थोड़ा सा जाम मिलेगा, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं मिलेगा, बहुत थोड़ा सा मिलेगा। कौन सा रास्ता है? अगर किसी को यहाँ से कुंभ जाना हो तो यहाँ से भोपाल से निकलो, तुम जाओ सागर से दमोह से 2 रास्ते बता रहा हूँ, दमोह से पन्ना, ठीक है। पन्ना से अंदर होते हुए अर्जुनगढ़ पड़ता है, अर्जुनगढ़ होते हुए पहुंच जाओ बांदा, और वहां से रास्ता निकलता है हनुमानगंज, और मिर्जापुर बॉर्डर पकड़ के पहुंच जाओगे सीधे तुम झूसी, और झूसी पहुंचे वहीं सामने घाट है। और लोग कहाँ से जाते हैं? यहाँ से रीवा से इलाहाबाद हाईवे पर, अरे पूरा भीड़ तो वहीं मिलेगा। तो ऐसा रास्ता पकड़ो जहां भीड़ ना मिले। सबको थोड़ी मालूम होता है, सबको बता देंगे। हाँ, लौटने की गारंटी नहीं। यूपी है भाई, आदमी जाता है, खबर आती। कितने लोग गए? अभी गए थे क्या? अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जो यूपी का एक आध ट्रिप लगा चुके हो? तुम लोग यूपी गए हो, पूर्वांचल साइड, पूर्वांचल, बनारस, काशी, अयोध्या, इलाहाबाद, प्रयागराज, उधर गए हो? हाँ, कहाँ गए थे बेटा? हाँ, सिक्किम गए थे, तो उधर से तो क्रॉस किए होगे। वहाँ फिर वो नहीं जोड़ा जाएगा, वो तो रास्ते में बैठे तुम। हाँ, तुम कहाँ गए? बनारस गए थे, घाट वाट गए थे तुम? कैसे लोग थे वहाँ? आप जैसे, मेरे जैसे थे?
अच्छा, हाँ तो मैं वहीं से आता हूँ तो मेरे जैसे ही रहेंगे ना यार, क्यों? सही बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व। पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व क्या होता है भाई? ध्यान से सुनो, बातें नहीं। किसी निश्चित क्षेत्र में किसी जनसंख्या के जितने जीव उपस्थित हो, या इकाई क्षेत्र में किसी जनसंख्या के जितने जीव उपस्थित हो, उसे कहा जाता है जनसंख्या घनत्व। लिखो, किसी निश्चित इकाई क्षेत्र में, या ऐसे लिखना, किसी निश्चित इकाई क्षेत्र या आयतन में, किसी निश्चित इकाई क्षेत्र या आयतन में, किसी निश्चित इकाई क्षेत्र या आयतन में जनसंख्या के जितने जीव उपस्थित हों, जनसंख्या के जितने जीव उपस्थित हों, जनसंख्या के जितने जीव उपस्थित हों, उसे जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। उसे जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। उसे जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। मैंने लिखा कि क्षेत्र या आयतन। क्षेत्र हो गया जंगल। अब बोलें कि किसी जलाशय में कितनी मछलियां हैं, तो जलाशय में क्षेत्र होगा या आयतन होगा? आयतन होगा। तो क्षेत्र या आयतन में जनसंख्या के जितने जीव उपस्थित हो उसे कहा जाता है जनसंख्या घनत्व। अब जनसंख्या घनत्व के कुछ उदाहरण हैं और कुछ ऐसे घटक हैं जिन पर जनसंख्या घनत्व निर्भर करता है, जिससे जनसंख्या घनत्व निर्धारित होता है। तो लिखो कि जनसंख्या घनत्व निम्न घटकों से निर्धारित होता है। जनसंख्या घनत्व निम्न घटकों से निर्धारित होता है। निम्न घटकों से निर्धारित होता है। नंबर 1 लिखो संख्या। नंबर 1 लिखो संख्या। संख्या, संख्या में आ गया कि एक निश्चित क्षेत्र में जिसकी संख्या अधिक होगी उसका जनसंख्या घनत्व अधिक होगा, और जिसकी संख्या कम होगी उसका जनसंख्या घनत्व कम होगा। तो संख्या में लिखो कि, संख्या में लिखो उदाहरण कि भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य में, भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य में किसी भी वर्ष, भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य में किसी भी वर्ष आने वाले साइबेरियन क्रेन, किसी भी वर्ष आने वाले साइबेरियन क्रेन पक्षियों की संख्या, साइबेरियन क्रेन पक्षियों, साइबेरियन क्रेन कहते हैं सारस को। सारस जानते हो? सारस पक्षी देखा, ऐसे लंबे से होते हैं ऐसे। ऐसे लंबे होते हैं। हाँ, मछली खाते हैं। और इनकी एक खास बात है, ये जहां दिखेंगे जोड़े में रहते हैं। तो साइबेरियन क्रेन पक्षियों की संख्या, क्या लिखा? संख्या को नहीं, साइबेरियन क्रेन पक्षियों की संख्या 10 से कम पाई जाती है।
साइबेरियन क्रेन पक्षियों की संख्या 10 से कम पाई जाती। साइबेरियन क्रेन पक्षियों की संख्या 10 से कम पाई जाती है। तो यानी बहुत कम संख्या में साइबेरियन क्रेन पक्षी वहां आते हैं। कहाँ? भरतपुर पक्षी अभयारण्य में। लिखो, वहीं जल में उपस्थित क्लेमाइडोमोनास, वहीं जल में उपस्थित क्लेमाइडोमोनास, जल में उपस्थित क्लेमाइडोमोनास की संख्या मिलियंस में पाई जाती। जल में उपस्थित क्लेमाइडोमोनास की संख्या मिलियंस में पाई जाती। जल में उपस्थित क्लेमाइडोमोनास की संख्या मिलियंस में पाई जाती। तो जनसंख्या घनत्व को निर्धारित करने वाला पहला घटक हो गया संख्या। दूसरा घटक लिखेंगे बायोमास। बायोमास कहते हैं जैव द्रव्य को। किसे? जैव भार भी बोलते हैं, जैव द्रव्य भी बोलते हैं। ध्यान से सुनना। बायोमास क्या हो गया? कभी कभी ऐसा होता है संख्या से फर्क नहीं पड़ता, जितने जीव हैं उनका बायोमास कितना। बायोमास मतलब किसी भी जीव में उपस्थित वह कार्बनिक पदार्थ जिसको भोजन के रूप में ग्रहण किया जा सके, उसे कहते हैं बायोमास। तो लिखो, किसी भी जीव में उपस्थित, किसी भी जीव में उपस्थित वह कार्बनिक पदार्थ, किसी भी जीव में उपस्थित वह कार्बनिक पदार्थ जिसे भोजन के रूप में ग्रहण किया जा सके, जिसे भोजन के रूप में ग्रहण किया जा सके, उसे जैव भार कहते हैं। जिसे भोजन के रूप में ग्रहण किया जा सके उसे जैव भार कहते हैं। अगला पॉइंट लिखो, कभी कभी संख्या जनसंख्या घनत्व को निर्धारित नहीं करती। कभी कभी संख्या जनसंख्या घनत्व को निर्धारित नहीं करती, बल्कि जैव भार, कभी कभी संख्या जनसंख्या घनत्व को निर्धारित नहीं करती, बल्कि जैव भार द्वारा निर्धारण पाया जाता है। बल्कि जैव भार द्वारा निर्धारण पाया जाता है। बायोमास निर्धारित करता है, जैसे कि जितने क्षेत्र में एक बरगद का वृक्ष, जैसे जितने क्षेत्र में एक बरगद का वृक्ष उपस्थित होता है, जितने क्षेत्र में एक बरगद का वृक्ष उपस्थित होता है, एक बरगद का वृक्ष उपस्थित होता है, उतने ही क्षेत्र में लगभग 200 पार्थेनियम पौधे, उतने ही क्षेत्र में लगभग 200 पार्थेनियम पौधे, उतने ही क्षेत्र में लगभग 200 पार्थेनियम पौधे, लगभग 200 पार्थेनियम पौधे पाए जाते हैं। फिर भी एक बरगद वृक्ष का बायोमास, फिर भी एक बरगद वृक्ष का बायोमास, एक बरगद वृक्ष का बायोमास 200 पौधों से अधिक होता है। एक बरगद वृक्ष का बायोमास 200 पौधों से अधिक होता है, जिस कारण उसका जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाएगा। जिस कारण उसका जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाएगा। जिस कारण उसका जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाएगा।
जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाएगा। अगर मान लो आपको किसी बहुत बड़ी जनसंख्या का जनसंख्या घनत्व ज्ञात करना हो तो उसके लिए एक जो है आकलन अनुपात किया जाता है। क्या किया जाता है? आकलन अनुपात। ध्यान से सुनो, हमें पता करना हो कि किसी तालाब में कितनी मछलियां हैं या तालाब में मछलियों की जनसंख्या कितनी है, तो उसके लिए तो ऐसा तो नहीं कि तालाब का पानी खाली करो फिर अपन मछली गिनेंगे, ऐसा तो नहीं करेंगे। तो अगर बहुत बड़ी जनसंख्या या पूछा जाए कि भाई नदी में कितनी मछलियां हैं या किसी झील में कितनी मछलियां हैं, तो पता करने के लिए क्या करेंगे? तो उसका एक अनुपात निकाला जाता है, एक जो है एस्टिमेट, आकलन किया जाता है कि हर बार जाल डालने पर जितनी मछलियां पकड़ में आ रही हैं उससे निर्धारित होता है कि मछलियों की जनसंख्या घनत्व कम है या ज्यादा। अब मान लो किसी झील में या किसी तालाब में तुम सुबह से जाल डाल रहे हो शाम तक और तुमको एक मछली मिली, यानी वहां मछलियों की संख्या कम है। और अगर तुमने एक बार जाल डाला और 10, 20, 50 मछलियां आ गई, यानी मछलियों की संख्या वहां भरपूर है। तो यहाँ पे हम क्या है, वास्तविक संख्या नहीं पता करते बल्कि एक निश्चित अनुपात में उसका आकलन कर लेते हैं। तो लिखो कि जब जनसंख्या बहुत बड़ी हो, जब जनसंख्या बहुत बड़ी हो तो उसका आकलन जनसंख्या घनत्व, जब जनसंख्या बहुत बड़ी हो तो उसका आकलन जनसंख्या घनत्व, तो उसका आकलन जनसंख्या घनत्व ज्ञात किया जाता है। तो उसका आकलन जनसंख्या घनत्व ज्ञात किया जाता है। जैसे किसी जलाशय में हर बार जाल डालने पर किसी जलाशय में हर बार जाल डालने पर पकड़ में आने वाली मछलियों की संख्या से, किसी जलाशय में हर बार जाल डालने पर पकड़ में आने वाली मछलियों की संख्या से, पकड़ में आने वाली मछलियों की संख्या से, मछलियों की संख्या से जलाशय में मछलियों का जनसंख्या घनत्व, जलाशय में मछलियों के जनसंख्या घनत्व, मछलियों के जनसंख्या घनत्व का आकलन किया जाता है, के जनसंख्या घनत्व का आकलन किया जाता है। जिसे एस्टिमेटेड पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं, जिसे एस्टिमेटेड पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं, जिसे एस्टिमेटेड पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। अगला एक छोटा सा हेडिंग लिखो, एक और जनसंख्या घनत्व पता करने का तरीका है जिसे बोलते हैं रिलेटिव पॉपुलेशन डेंसिटी। एक हो गया संख्या का, एक हो गया बायोमास का, एक हो गया आकलन का और एक हो गया रिलेटिव बायोमास डेंसिटी। ध्यान से सुनो, रिलेटिव बायोमास डेंसिटी में, रिलेटिव पॉपुलेशन डेंसिटी में क्या लिखा है? हाँ, रिलेटिव पॉपुलेशन डेंसिटी में जैसे अभी क्या हुआ, हमने साइबेरियन क्रेन को गिन लिया, इसमें हमने क्या किया, जैव भार का आकलन कर लिया। हमें प्रत्यक्ष रूप से ये जीव मिल रहे हैं, हमने मछलियां पकड़ी और हर बार पकड़ में हमें भौतिक रूप से मछलियां प्रत्यक्ष रूप से मिल रही हैं। रिलेटिव पॉपुलेशन डेंसिटी में हमें जीव मिलता ही नहीं। जिस जीव की जनसंख्या घनत्व करना, आकलन करना है, वो जीव हमें कभी नहीं मिलता, फिर भी हम उसका जनसंख्या घनत्व का आकलन कर लेते हैं। कैसे? कि जंगल में कितने बाघ हैं
ये कैसे पता किया जाता है? गए बाघ को गिन रहे हैं, 1 2 3 4 तेंदुए हैं जितने गिन ले रहे हैं। एक देखो दूसरा पेड़ पे पड़ा, उसको ऐसे जाके ठप्पा बोल रहे, ठप्पा 2 3, पता चला तुम्हारी परिवार की जनसंख्या घनत्व कम हो जाएगा। तो यहां पे क्या है कि जंगल में कितने बाघ हैं या कितने शेर हैं, ये बाघों को गिनकर नहीं पता किया जाता, उनके पग चिन्हों के पहचान की जाती है और पग चिन्हों के निशान गिने जाते हैं और उससे पता चलता है कि जंगल में कितने बाघ हैं। जैसे जो वन विभाग के लोग रहते हैं, जब जंगल में बाघ वगैरह चलते हैं तो उनके पैरों के निशान की लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, उसकी फोटो ली जाती है, उसका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। अब मान लो जंगल में आपको कहीं पग चिन्ह मिला, आपने उसकी लंबाई चौड़ाई आपने नाप ली और उसको मिलान किया तो पुराने रिकॉर्ड से नहीं मिला, मतलब वो क्या है, नया है, कहीं बाहर से आया है, तो उसका रिकॉर्ड भी आपने रख लिया। अब बोलोगे सर ऐसे तो हर जगह निशान मिलेगा, लेकिन ये बात ध्यान में रखनी कि आकलन हर समय नहीं किया जाता। सामान्यतः ये बारिश के मौसम में या बारिश के मौसम के बाद किया जाता है, ताकि हमें नए पग चिन्ह मिले। बारिश होगी, पानी बहेगा, सब पग चिन्ह धुल जाएंगे, फिर कहीं या जलाशय के आसपास जो गीली मिट्टी होती है, जब बाघ या शेर पानी पीने आएंगे तो मिट्टी पे उनके पैरों के निशान पड़ते हैं, तो वहां से निशान का आकलन लेते हैं। बाघ की सीधे गिनती नहीं होती, उसके पैरों के चिन्ह से आकलन किया जाता है कि जंगल में बाघों का जनसंख्या या जनसंख्या घनत्व तो कितना है, और इसे कहते हैं रिलेटिव पॉपुलेशन डेंसिटी। लिखो, इस जनसंख्या घनत्व में हमें प्रत्यक्ष रूप से जीव प्राप्त नहीं होते, बल्कि इस जनसंख्या घनत्व में हमें प्रत्यक्ष रूप से जीव प्राप्त नहीं होते, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से उनकी संख्या का आकलन किया जाता है। अप्रत्यक्ष रूप से उनकी संख्या का आकलन किया जाता है। ठीक है, उदाहरण लिखो, आकलन किया जाता है। उदाहरण, जंगल में उपस्थित बाघों की संख्या का आकलन उनके पगचिन्हों के मापन द्वारा किया जाता है। चलो आज के लिए इतना काफी।